नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स जो मुद्दा है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे मेजर जनरल अश्विनी स्वैत जी के साथ। सर, जय हिंद। जय हिंद सुमित। सर, एक इतना कॉम्प्लेक्स मुद्दा है कि अमेरिका में इलेक्शंस आने वाले हैं। बाइडेन ऑलरेडी उसके हाथ से जो सत्ता है वो फिसलती हुई दिखाई देती है। हमें देखा है हिस्ट्री के अंदर भी कि जब-जब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट वीक होता है, वो कोई ना कोई स्यापा दुनिया में खड़ा करते हैं, कोई ना कोई युद्ध खड़ा करते हैं अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए। अभी आज मुद्दा हमारा भारत, पाकिस्तान, चाइना नहीं है, आज मुद्दा है यूरोप का। यूरोप में रशिया यूक्रेन चल रहा है, इजराइल हमास चल रहा है, इधर ईरान की भी एंट्री युद्ध के अंदर करवाने की अमेरिका की तरफ से पूरी कोशिश है। 2-3 दिन पहले मेरे एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर के साथ एक शो हो रहा था। ही आल्सो सेड वन थिंग कि कहीं न कहीं अमेरिका इजराइल के नाम लेकर हिजबुल्लाह को यूज़ कर ईरान की एंट्री एक युद्ध में करवाना चाहता है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग बाइडेन दिखाया जाए अपने घर के अंदर, अपने जिसको बोलते हैं फॉलोअर्स को। सर, आप कैसे देखते हैं ये क्या हो रहा है? अमेरिका क्या कुछ कर रहा है मेडिटेरेनियन के अंदर, और यहाँ पर क्या एक नया युद्ध शुरू हो सकता है? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक है? हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, आपने बहुत अच्छा बोला। ये सच्चाई है कि अभी नवंबर के अंदर अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन है। और उस इलेक्शन से पहले अभी डिबेट स्टार्ट हो गई है। पहली डिबेट हुई थी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच में, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, जो दो कैंडिडेट हैं। और उसमें ऐसा लगा कि ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं एज लगी डोनाल्ड ट्रंप की। और उसका वजह यही है कि जो 3 मेन मुद्दे अभी हैं, जिस प्रकार से अफगानिस्तान से यूएस के फौज छोड़ के भागी थी, मतलब इट वाज अ राउट एज फार एज यूएस इज कंसर्न, वो एक वीक पॉइंट नजर आया। दूसरा जो आया आपका रशिया यूक्रेन वार, जिस प्रकार से यूक्रेन को मदद नहीं कर पा रहे, जिस प्रकार से रूस हावी होता जा रहा है, जिस प्रकार से रूस ने 20% यूक्रेन का इलाका जीत लिया, क्रीमिया 2014 में जीता हुआ वो तो है ही। तो वहाँ भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो बाइडेन के लिए। और तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है, जो इजराइल हमास लड़ाई, वो खत्म नहीं हो रही। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब ऐसा लगता है कि इस लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है। अब सच्चाई यह है कि क्योंकि अभी डेमोक्रेट बैकफुट पे लगते हैं, उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास एज है, और क्योंकि इन तीनों में उनको कुछ खास करके नहीं दिखाए, तो वो ऐसा कुछ करके दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। और वो रशिया यूक्रेन लड़ाई में तो ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें स्टेलमेट चला हुआ है। मगर हो सकता है वो इजराइल हमास लड़ाई में उसका है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है, जो लेबनान में बैठा है, वो काफी फायर कर रहा है। मगर लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, वो इस पक्ष में नहीं है। मगर किसी तरीके से अमेरिका उसको फोर्स कर सकता है, और इजराइल के थ्रू उस पर हमला कराना, उस पर बम्बार्डमेंट कराना और उसको फोर्स कराना। यही नहीं कि जो मेडिटेरियन सी में जो लेबनान के नजदीक अब इसने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भी लिया है, जिसके अंदर कम से कम 15 से 20 शिप हैं, 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, सबमरीन्स हैं। तो एक प्रकार प्रेशर टैक्टिक्स है। और ये अगर लड़ाई हो जाती है इजराइल और हिजबुल्लाह की, यूं कोई शक नहीं, हिजबुल्लाह हमास से 10 गुना ताकतवर है। उसके बाद ड्रोन भी हैं, उसके बाद मिसाइल भी हैं, उसके बाद रॉकेट्स भी हैं। वो एक प्रॉक्सी है ईरान की, और वो एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है। और 2006 में भी उसने बहुत अच्छा लड़ाई लड़ी थी इजराइल के साथ, और ये कहना मुश्किल था कि किसकी जीत हुई। तो ऐसे में इतना आसान नहीं होगा इजराइल के लिए। मगर ये सच्चाई है कि क्योंकि अमेरिका कुछ करके दिखाना चाहता है, क्योंकि ऐसा है कि कोई ना कोई रिजल्ट दिखाना चाहता है, ऐसा हो सकता है। और अगर ये होता है तो फिर ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि अगर लड़ाई इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में होती है तो ये एक बड़ी भयानक लड़ाई होगी, क्योंकि इजराइल की जो वीकनेसेस है उसको भी हिजबुल्लाह एक्सप्लॉइट कर सकता है। उसके पास ड्रोन्स हैं, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होने के भी चांसेस लगते हैं, उसके पास रॉकेट हैं, उसके पास मिसाइल ऐसी हैं जो कि आयरन डोम को भी पेनिट्रेट कर सकती हैं, जो ईरान ने और रूस ने दी। तो ये लगता है कि अब बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड की, और इसको बड़े ध्यान से देखा जाएगा। और इसका लिंक जो नवंबर में इलेक्शन है प्रेसिडेंट के, उसके साथ पक्का है। सुमित सर,
आपने बिल्कुल सही बोला है कि कुछ बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और एक और चीज़ है कि मोदी जी अब 8 जुलाई को रशिया के 1 दिन के टूर के ऊपर जा रहे हैं। दैट मीन्स कुछ तो है बड़ा जिसके लिए मोदी जी कभी भी जिसको बोलते हैं प्लान्ड विजिट नहीं करते हैं, वो भी 1 दिन के लिए जाएँ, जबकि कोई वहाँ पर कोई बड़ी मीटिंग नहीं है। रशिया को भी बहरानी थी कि मोदी जी उठकर वहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा क्या चक्कर है? दैट मीन्स कुछ बड़ा होने वाला है यूरोप के अंदर। सर इसके जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन ये है कि अमेरिका इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, उधर से यूक्रेन को बोलता है मैं आपकी सपोर्ट करूँगा। हथियार खुद के पास नहीं है, दोनों को सपोर्ट करने के लिए। अगर ये 2 फ्रंट वॉर होता है, यानी कि इज़राइल हिज़बुल्लाह के साथ भिड़ जाता है, उधर और यूक्रेन ऑलरेडी रशिया के साथ चल रहा है, तो उसको एक का साथ देना पड़ेगा अमेरिका को। किसके साथ खड़ा होगा और दूसरे का होगा क्या फिर? हाँ, बिल्कुल। देखो ये सच्चाई पहले तो हम बात करते हैं जो आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो 1 दिन की यात्रा में जा रहे हैं रूस। देखो रूस और भारत के रिलेशनशिप बहुत गहरे हैं और कौन भूल सकता है 1971 में जब रूस भारत के साथ खड़ा था और भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और उसके बाद भारत और रूस के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गरमाई आती रही है। और आज भी तारीख में ये याद रखना है कि भारत 40 से 50% अभी भी डिफेंस इक्विपमेंट वहाँ से लेता है, स्पेयर पार्ट वहाँ से है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 32% हम वहाँ से ऑयल लेते हैं और गैस लेते हैं और ये डिस्काउंटेड रेट में और यही नहीं ये रूपी रूबल में है। तो ये हमारा जो सच्चाई है लड़ाई के बाद हमारे को फायदा हुआ है ऑयल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत और रूस के जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत गहरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और भारत ने ये जो रशिया यूक्रेन लड़ाई है या इजराइल हमास लड़ाई है उसमें एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का हमने मुजाहरा किया है। हम न्यूट्रल हैं, हम किसी की तरफ नहीं, हम किसी के मिलिट्री अलायंस नहीं और इसीलिए भारत की रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में है। भारत एक ऐसा देश है जो कि रशिया यूक्रेन वार को में भी मध्यस्थता कर सकता है क्योंकि रशिया की से भी अच्छे रिलेशन, अमेरिका से भी, नाटो से भी, यूक्रेन से। इसी प्रकार इजराइल हमास में भी मुस्लिम वर्ल्ड से भारत के अच्छे रिलेशन है, पैलेस्टाइन के साथ भी अच्छे हैं, इजराइल के साथ। तो ये एक समझना पड़ेगा कि भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ चल रहा है क्योंकि भारत और रूस के जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत गहरे हैं। भारत चाहता है वो रिलेशनशिप बरकरार रखे। रशिया यूक्रेन वार में भारत ने कभी भी रूस के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन में वोट नहीं किया, जो भी किया या तो पक्ष में या न्यूट्रल किया है। और मगर ये भी सच्चाई है कि भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि समरकंद जो एससीओ मीटिंग थी उसके साइडलाइन में पुतिन की आंखों में आंखें डाल के बोला था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, डायलॉग और डिप्लोमेसी से बातचीत करके शांति आनी चाहिए। तो ये भी सच्चाई है कि भारत ने अपना जो एक प्रकार से पक्ष बता दिया था रूस को। मगर अब जो प्रकार से सिचुएशन बिल्डअप हो रही है हमको अमेरिका के साथ रिलेशन रखना अच्छा बहुत जरूरी है क्योंकि भारत और चीन के रिलेशनशिप अभी इतने अच्छे नहीं हैं। लद्दाख में अभी भी से लेकर अरुणाचल प्रदेश में है। मगर काउंटरिंग ये भी है कि हमें अपने रूस से भी रिलेशन अच्छे रखने। अगर आप देखें 3 सालों से आपस में जो हर साल मीटिंग होती थी, एक बार भारत के प्रधानमंत्री रूस जाते थे और दूसरी बार रूस के प्रेसिडेंट भारत आते थे, वो 3 साल से नहीं हुई है कोविड के कारण और कुछ, इसलिए जाना बहुत जरूरी है। इस बदलते हुए पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में भारत रूस के साथ रिलेशनशिप बहुत जरूरी है क्योंकि भारत के चीन के साथ इतने अच्छे रिलेशन नहीं है। ये कतई मतलब नहीं कि भारत अमेरिका के साथ नहीं रखेगा। तो भारत एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा करेगा तो इसी हिसाब से जरा भारत को 3-4 चीजें हैं। भारत को एनर्जी, गैस, ऑयल चाहिए, वो बहुत जरूरी है, वो रूस से मिल रहा है। दूसरा हमें डिफेंस इक्विपमेंट में अभी भी 40-50% में रूस से है, स्पेयर पार्ट्स वहां से हैं। और तीसरा डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी के लिहाज से भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी का हिस्सा नहीं है, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा करते हैं, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम किसी के साथ मिलिट्री अलायंस में नहीं। तो ये सच्चाई है कि इसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है कि रूस के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप रहे, अमेरिका के साथ भी रहे। अमेरिका भी भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्वाड का एक हिस्सा है, वहां पर भी थोड़ी सी खटास चल रही, तो भारत को वो भी रिलेशनशिप मेंटेन करने। और भारत को एनर्जी और गैस की बहुत जरूरत है और वो जो है वो रूस आज की तारीख में बहुत मदद कर रहा है भारत को डिस्काउंटेड रेट और वो भी रूपी रूबल देके। सुमित।
सर, तो दैट मीन्स कि अगर ये टू फ्रंट वॉर जैसे है, आपने बोला, हाँ, एक आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा था आपने, या आपने बताया अभी कि इज़राइल के साथ हम कभी भी उसके हाँ, वो मैं अगेंस्ट खड़े बताता हूँ। नहीं होते, लेकिन हमने कभी भी मिलिटरीली उनको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन सर, अभी-अभी जो विदेशी मीडिया है, वहाँ पे कई खबरें छपी भी हैं कि भारत ने इज़राइल को कई हथियार भेजे हैं और कारगिल में जैसे इज़राइल हमारे साथ खड़ा हुआ था, उन्होंने हमें मदद करी थी और हमने भी क्या पाकिस्तान की हालत करी थी। अभी-अभी 1-2 दिन पहले ही हमने विजय दिवस भी मनाया है। यानी कि इज़राइल की जो मदद हमें कारगिल के टाइम पे मिली थी, उसका एहसान हमने चुका दिया। इसमें क्या सच्चाई है सर कि क्या हमने इज़राइल को हथियार बेचे? हाँ, पहले तो एक पॉइंट आपने जो बात की थी कि जो रूस है वो चाहेगा कि जो इजराइल हमास की लड़ाई है वो ज्यादा फैले। उससे क्या होगा कि पूरे यूरोप का और अमेरिका का जो ध्यान है रूस की यूक्रेन लड़ाई में कम जाएगा और रूस वो कर पाएगा जो कि यूक्रेन के साथ। इसका मतलब अभी तक उसने 20% जीता और प्रेशर डालेगा। इसका मतलब जो फोकस है वो यूरोप का वो और अमेरिका का वो ज्यादातर इजराइल हमास की तरफ जाएगा, ना कि रशिया यूक्रेन। और वो रूस हुँ। के फायदे में है, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये तो होती और जो सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? सर, कि ये जो हथियार बेचे हैं, अभी जो हाँ, खबरें आई या थी कि हथियार की बात। इज़राइल को हाँ, वो बात सच्चाई है कि जो भारत और इजराइल के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे हैं और भारत को इजराइल हमारे को हथियार देता रहा। और जब ऑपरेशन विजय हुआ था जो कारगिल की लड़ाई में, उस समय भारत को अम्यूनिशन की बहुत जरूरत थी और कुछ हथियार उस समय इजराइल हमारे सामने बढ़ के आया था, इसमें कोई शक नहीं। अब बात आती है कि क्या हम उसको अब हथियार दे रहे हैं। देखो, ऑफिशियली तो मुझे लगता नहीं कि हमारी ये कोई स्टेटेड पॉलिसी है, क्योंकि हम बहुत सोच समझ के चल रहे हैं। हम लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हमारे रिलेशनशिप मुस्लिम वर्ल्ड से भी अच्छे हैं, पैलेस्टाइन के हैं। अगर बैकडोर से कुछ हो रहा हो तो उसके बारे में तो कह नहीं सकते। स्टेटेड पॉलिसी तो ऐसा लगते नहीं। मगर ये सच्चाई है, भारत इजराइल को कभी नहीं छोड़ेगा। भारत और इजराइल के रिलेशनशिप बहुत ही गहरे हैं, क्योंकि भारत के साथ इजराइल भी खड़ा रहा है जब भी भारत को जरूरत पड़ी है। तो इसलिए भारत और इजराइल के रिलेशनशिप में कोई शक नहीं। मगर क्या हमने कोई हथियार दिए हैं ऐसे वक्त में जहां पर सिचुएशन काफी नाजुक है? मुझे लगता नहीं कि उसको इतनी जरूरत भी है। अमेरिका हथियार दे रहा है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी अगर भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है हथियार देने के लिए। ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि किसी तरीके से किसी के पक्ष में आए। और ये इजराइल के भी फायदे में नहीं है, क्योंकि जब भारत न्यूट्रल है तो भारत एक प्रकार दबाव डाल सकता है सब पे डायलॉग और डिप्लोमेसी के लिए। तो ये सच्चाई है। मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा कार्रवाई हुई है, क्योंकि हथियार उसको अमेरिका से मिलने हैं, उसकी कोई नौबत पड़ेगी नहीं। मगर ये सच्चाई है, भारत इजराइल के साथ हरदम खड़ा हुआ है। जब बात आती 7 अक्टूबर की तो भारत ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में कहा ये एक टेररिस्ट एक्शन था और हम इसको नकारा करते हैं। बट एट द सेम टाइम भारत ये भी कहता है, जब पैलेस्टाइन की बात आती है, हमास की नहीं, हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, पैलेस्टाइन की बात आती तो भारत जो है 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ एक प्रकार अपना इरादा रखता है कि पैलेस्टाइन के लिए भी देश होना चाहिए और इजराइल के लिए देश, यही एक सोल्यूशन है। तो वो भारत की अलग नीति है और इसी के कारण भारत की जो डिप्लोमेसी है वो काबिले तारीफ है कि हर एक देश के साथ अच्छे रिलेशन है और हर देश भारत की इज्जत करता है। ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि ऑफिशियली हमने कोई हथियार इस समय जब लड़ाई चल रही है इजराइल हमास की इजराइल को दिए हैं। अगर कहीं दिए हैं तो फिर मुझे लगता है बैकडोर चैनल से ही हुए होंगे। सुमित सर, एक और चीज़ बताइए मुझे कि जैसे ये कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, ये इतना ईज़ी नहीं है कि हिज़्बुल्लाह है, ईरान है। अभी तो हमने देखा कि जो रशिया है, उसकी बाउंड्री के अंदर अमेरिका का जासूसी ड्रोन भी मिला गया और रशिया ने उसे मार गिराया। दोनों ने पुष्टि नहीं करी है, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पर भी अमेरिका कोई न कोई पंगा डालने की कोशिश कर रहा है रशिया के साथ। यूरोप को धकेलने की कोशिश की जा रही है युद्ध के अंदर। यूरोप खुद बड़ा परेशान है कि हमारा अब क्या होगा? आपको नहीं लगता कि अमेरिका अपने तट के ऊपर तो या अपनी कंट्री के अंदर तो कोई भी पंगा नहीं डालने देता, ना ही किसी को आँख उठाकर देखने की परमिशन है अमेरिका की तरफ। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में वो पंगा पूरा डाल रहा है कि कुछ भी हो जाए, एक युद्ध शुरू हो। क्या आपको लगता है कि कहीं ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रशिया के साथ भी करने की कोशिश कर रहे हैं या एक फ्रंट खोल रहे हैं कि किसी और से नहीं होगा तो रशिया से शुरू कर देंगे?
हाँ, देखो एक बात तो सच्चाई है कि अगर किसी को लड़ाई का इनडायरेक्टली ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो अमेरिका है। क्योंकि उसका जो इंडस्ट्री मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। जितना ही ज़्यादा लड़ाई है उतने ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत। जितने ज़्यादा हथियार इस्तेमाल होंगे इतना फ़ायदा होता है अमेरिका को। क्योंकि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स अमेरिका का है। तो इसमें तो सच्चाई है कि ये जो रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई है या इजराइल हमास लड़ाई हुई है, इसमें अमेरिका का बहुत फायदा हुआ है क्योंकि उसके हथियार बहुत बिके। और ऐसे में अगर ये लड़ाई लंबी फैलती है, लंबी चलती है या इसका दायरा बढ़ता है तो अमेरिका को डायरेक्ट फायदा होता है। और अमेरिका डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता क्योंकि अमेरिका और यूरोप के बीच में भी समुद्र है और वो उसको कोई ज्यादा थ्रेट नहीं है रूस की। तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन से या ऐसे प्रेशर से ये लड़ाई फैल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और स्पेशली जो रशिया यूक्रेन लड़ाई भी फैल सकती है, जबकि ये बता दिया कि ये हथियारों का इस्तेमाल ऑफेंसिव तरीके से रूस के अंदर हो सकता है। क्योंकि अब ब्रिटेन ने भी कह दिया, जर्मनी ने बोला, फ्रांस ने बोला, अमेरिका ने बोला। इसका मतलब वो क्रीमिया में तो पहले ही कर रहे थे क्योंकि क्रीमिया तो एक प्रकार से यूक्रेन का हिस्सा माना जाता है, वो 2014 में एनेक्स किया था। मगर अब मेनलैंड रूस के अंदर अगर हमले किए जाएंगे और जिसमें नेटो के हथियार इस्तेमाल करेंगे जो परमिशन दी है, तो फिर ये लड़ाई फैल सकती है और फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है और फिर ये किस मोड़ जाएगी इसका कहना बड़ा मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। और अमेरिका का मैंने बताया कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट देख रहा है और अमेरिका को ये लगता है अगर जितनी लड़ाई चलेगी, लंबी चलेगी, चाहे वो इजराइल हमास या रशिया यूक्रेन, उसको सबसे बड़ा फायदा है उसके हथियार बिकने। और उसके हथियार बिकने से उसका जो मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है वो बड़े जोरों से चल रहा है। सुमे सर, आखिरी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको कि आपको लगता है कि जो ईरान है उसे पूरा धकेलने की कोशिश की जा रही है, बेशक वो हिजबुल्लाह के नाम पर कुछ भी करके, कि किसी तरीके से ईरान, क्योंकि एक सॉफ्ट टारगेट है अमेरिका के लिए, उसे डिस्ट्रॉय करना अमेरिका बहुत देर से चाह रहा है कि कोई मौका मिले इजराइल के ऊपर अटैक करने का। अभी दोबारा से वहां पे जो राष्ट्रपति का चुनाव अभी भी हुए हैं, नया राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। आपको लगता है कि उनके जो नया राष्ट्रपति उनके आने के बाद कहीं ना कहीं ये समीकरण चेंज होगा, बेशक को हिजबुल्लाह का समर्थन देने के लिए ईरान के ऊपर अटैक किया जाए, कुछ भी करके, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस एरिया में अमेरिका की पूरी एक नजर है कि एक युद्ध शुरू किया जाए बड़े लेवल का, ताकि बाइडेन को एक स्ट्रांग प्रेसिडेंट दिखाना उसकी मजबूरी बन गई है। क्या ईरान की एंट्री हो सकती है इस युद्ध के अंदर भी? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अगर इसकी ईरान की एंट्री तभी हो सकती है, पहले तो ये देखें कि ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं ईरान के अंदर, क्या उसमें कोई बदलाव आएगा फॉरेन पॉलिसी उसमें? मुझे लगता नहीं, क्योंकि जो चार अभी रह गए हैं कैंडिडेट, वो चारों हार्ड लाइनर हैं। वो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड से उनका ताल्लुकात रहा है। और यूं सच्चाई है कि ईरान में वही होता है जो कि सुप्रीम लीडर चाहते हैं, आयतुल्ला अल खवानी। और आयतुल्ला अल खवानी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो एक हार्ड लाइनर है। तो मुझे लगता नहीं ईरान का कोई बदलाव है। अब बात आती है कि क्या ये लड़ाई फैल सकती है? आपकी बात में दम है। जिस प्रकार से इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई के चांसेस हैं कि वो बढ़ सकती है। और ये अगर लड़ाई होती है, अगर आप कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता है क्योंकि वो बाइडेन को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं, मुझे लगता है ये एक मिस कैलकुलेशन हो सकती है। क्योंकि हिजबुल्लाह पुश ओवर नहीं है। हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी हमास से 10 गुना है। हिजबुल्लाह के पास हर वो चीज है जो उसको मिलिट्री चाहिए। उसके पास ड्रोन है, उसके पास रॉकेट है, उसके पास मिसाइल है, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल के भी होने के चांसेस हैं। उसके साथ होती रेबल भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे रेड सी के अंदर। और फिर ये लड़ाई किस मोड़ जा सकती है? ईरान का इन्वॉल्वमेंट होना, अब बात ठीक है, ईरान हो सकता है, मगर ईरान भी एक पुश ओवर नहीं। ये एक मिस कैलकुलेशन हो सकती है अमेरिका से, ये सोचने के लिए कि ईरान एक सॉफ्ट टारगेट है, ईरान को दबा दिया जाएगा तो बाइडेन को स्ट्रॉन्ग दिखाया जाएगा। मुझे लगता है ये एक प्रकार से इनके पुश बैक के चक्कर में इनके ऊपर पड़ सकता है। क्योंकि लड़ाई स्टार्ट करना तो बस आसान है, पर लड़ाई बंद करना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे में ये जो जितने भी प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह और हमास और होती, उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ी ताकत है। और फिर ईरान जो है वो भी कमजोर नहीं है, उसके ने भी हाइपरसोनिक, उसके पास शाही ड्रोन्स हैं, उसके पास रूस भी ये चाहता है अगर होता है, क्योंकि फिर उसके ऊपर प्रेशर घट जाएगा। मुझे लगता नहीं कि अगर ऐसी लड़ाई होगी तो ये एक बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन हो जाएगी अमेरिका के द्वारा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा हिजबुल्लाह को हराना और ईरान को हराना।
तो ये लड़ाई फिर दायरा बढ़ सकता है। तो ना हो तो अच्छा है, मगर ये जो आपने बताया कि मिसकैलकुलेशन से कुछ भी हो सकता है, मगर इसको अगर उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया तो ये सबसे बड़ी भूल होगी अमेरिका की। सर, आपको मालूम है मैं चाइना में रहता हूँ। चाइना के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं, उनका कहना एक ही है कि वी ऑल नो कि अमेरिका यहाँ पर युद्ध करवाना चाहता है। कभी हाउथीज को वो आगे करते हैं, कभी हिजबुल्लाह का नाम लेते हैं, कभी ईरान का लेते हैं, कभी हमास का लेते हैं, कभी यूक्रेन का, रशिया का लेते हैं। तो दे वांट अ वॉर। और इस बार चाइना ने जो बोला है, अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, कि देश है इस बार अमेरिका को हम चारों तरफ से घेरने वाले हैं, इसे भागने की जगह ही नहीं देंगे। ये हमारे पूरे दुनिया में पंगे डालने की कोशिश करते हैं। इस बार अमेरिका को घेरा जाएगा और उसे वो सबक सिखाया जाएगा जो उसने पिछले 50 सालों में दुनिया में गंद डाला हुआ है। ये चाइना वाले बोल रहे हैं। इस बार अमेरिका को वो मुक्की खानी पड़ेगी जो इसने कभी देखी नहीं है। अब आपका इसका आखिरी कमेंट सर, इस जो थिंक टैंक बोलता है चाइना का, इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका को ही घेरा जाए ये सारी कंट्रीज मिलकर? देखो ऐसा है, अमेरिका को घेरा जाए तो यही है कि जो चीन बोल रहा है, चीन वो अपने इंटरेस्ट की तरफ से बोल रहा है, क्योंकि चीन का जो सबसे ज्यादा मुद्दा है साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक, वहां पर वो अपना दबदबा बना रहा है। पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक उसने अपने नाम कर दिया है। उसके साथ प्रॉब्लम है फिलीपीन, मलेशिया। अब उनके साथ रिलेशनशिप अमेरिका अच्छे करने की कोशिश कर रहा है, उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए। अगर आप देखें, चीन के ऊपर काफी इकोनॉमिक सैंक्शन लड़े। चीन हर चीज देख रहा है कि किस मौके पे वो अप्रोप्रिएट टाइम में ताइवान को हड़प ले। जब रशिया यूक्रेन लड़ाई चली हुई है, लोगों का टेंशन है। अब कहते हैं इजराइल हमास चली और लड़ाई का दायरा बढ़ता है, अमेरिका इन्वॉल्व होता है और एक स्ट्रोक में चीन जो है वो ताइवान को कब्जा कर लेता है और फिर फेट अकम्पली हो जाती है, वो भी पॉसिबल है। तो अमेरिका अपने इंटरेस्ट देख रहा है। अमेरिका के इलेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका देख रहा है कि उसका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स कैसे चले, और जो चीन है उसका अपना अलग इंटरेस्ट है। और चीन का इंटरेस्ट और रूस का इंटरेस्ट और ईरान का इंटरेस्ट और नॉर्थ कोरिया का इंटरेस्ट अभी मिलता है, क्योंकि सबका एक ही इंटरेस्ट है, एंटी अमेरिका। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये इतना आसान नहीं है। चीन भी वो नहीं कर पाएगा जो वो चाहता है, क्योंकि चीन की भी दादागिरी अलग है। चीन एक अपने आप दादागिरी कर रहा है, जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक में है, पूरे जो एशियन कंट्रीज को दबाया है। तो और ताइवान वाला जो मुद्दा है वो अनरिजॉल्व है। ताइवान को वो कभी भी हड़प सकता है, और वो जब हड़पेगा जब पूरे वर्ल्ड का अटेंशन दूसरी तरफ है। आज भी वर्ल्ड की अटेंशन 70 से 80% रशिया, यूक्रेन और इजराइल हमास पे है, और पूरे वर्ल्ड को डर है कि कहीं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में लड़ाई ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, ईरान भी इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल ठीक होता है। तो ऐसे में जब पूरा अटेंशन डाइवर्ट होगा और ऐसे में अमेरिका का जो पूरी पावर है वो शिफ्ट होगी, और ऐसे मौके का फायदा उठाते चीन क्या ताइवान पे हमला करके उसको हड़प सकता है। हड़पने का मतलब इतना स्विफ्ट ऑपरेशन करे, उसके बाद बोले फेट अकम्पली, ऐसा भी पॉसिबल है। तो हर कोई देश अपना इंटरेस्ट देख रहा है, तो इसीलिए भारत को अपना इंटरेस्ट देखना है। भारत के प्रधानमंत्री अब जा रहे हैं, हमें अपना इंटरेस्ट देखना है। हमारा इंटरेस्ट ये भी ध्यान रखना है कि चीन के साथ अभी तक हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं हुए। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक काफी स्थिति नाजुक है। कई जगह हम आई बॉल टू आई बॉल हैं, 3 डिवीजन तो हमने लद्दाख में डिप्लॉय है। तो ऐसे में हमें भी दोस्त चाहिए, हमें भी हथियार चाहिए, हमें भी डिप्लोमेसी करनी है। तो इसलिए भारत का वहां जाना बहुत जरूरी है। पर सच्चाई यह है कि पूरे वर्ल्ड की जो सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है, हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है। सुमित सर, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो चल रहा है दुनिया में, ये आपसे बेटर कोई नहीं समझा सकता था। आई एम श्योर जो सुनने वाले हैं वो आज उनको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये सारी जो जड़ है प्रॉब्लम की, जो पूरा यूरोप में एक युद्ध शुरू होने की मुहिम शुरू की हुई है। अगर आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की जो अभी डिबेट हुई थी बाइडेन और ट्रंप की, ट्रंप ने वह बोला भी है, जिस दिन मैं प्रेसिडेंट बन गया, मैं पहले दिन ये सारे के सारे युद्ध में खत्म कर दूंगा, और यूरोप हैज टू टेक देयर ओन रिस्पांसिबिलिटी। हमने ठेका नहीं लिया हुआ पूरी दुनिया का दादागिरी करने का। हम अपने देश को देखें, हम दूसरों के देश में जाकर पंगे क्यों लेते हैं। और बाइडेन है कि हर एक कंट्री में पंगा लेने की कोशिश करता है, कभी ईरान को तबाह करने की बात करता है, कभी यूरोप को एक युद्ध के अंदर धकेलने की बात करता है, रशिया को बर्बाद करने की बात करता है, भारत को बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। लेकिन
साथ में ह्यूमन राइट्स की और फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक रिपोर्ट भी निकाल देता है हमें दबाने के लिए। तो ये जो दोगलापन है अमेरिका का, इसने सारी दुनिया में स्यापा डाला हुआ है। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के पहले-पहले हमें और कुछ क्या देखना पड़ेगा? क्या दुनिया एक युद्ध की तरफ, एक वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है? लगता है ऐसा ही है कि अमेरिका, अगर बाइडेन को लगता है कि मैं प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट नहीं बना, तो पूरी दुनिया एक वर्ल्ड वॉर में घुस जाए। बेशक दुनिया गई भाड़ में, मुझे कुर्सी चाहिए। ये तो पॉलिटिशियंस का, अमेरिकन्स का शुरू से हाल रहा है। अब देखना पड़ेगा कि आगे-आगे जाकर क्या होता है सर। आपने बहुत अच्छे से समझाया आज। थैंक यू सो मच। इसके ऊपर डिटेल में और डिस्कशन दोबारा से करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सुमित। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.